हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान अब कलअदम नहीं रही, जबकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात इतने आगे बढ़ चुके हैं कि 1 महीने का सीज़ फायर हो चुका है। ये नाज़रीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिहाज से भी, खित्ते के लिहाज से भी, और जाहिर बात है इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं वो भी इसको बड़ी करीब से देख रही होंगी। पाकिस्तान की जानिब से तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात को अफगानिस्तान में हालिया सूरत हाल का पेश खेमा भी समझा जा रहा है। आज कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहम 6 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें आला अस्करी, सियासी और पार्लिमानी क़यादत मौजूद थी। लेकिन बदकिस्मती से इस अहम तरीन इजलास में इमरान खान आज भी गैर हाजिर रहे, जिसको सियासी रहनुमाओं की जानिब से नामुनासिब तर्ज अमल करार दिया जा रहा है, खुसूसन जब कौमी सलामती की बात हो, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, मुल्क की बात हो। दूसरी जानिब इस बैठक में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और जारी जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने अस्करी क़यादत की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया और इस मौजू पर अगले सेगमेंट में भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि सेनेटर हैं वो इस इजलास में मौजूद थे, वो हमें अगले सेगमेंट में ज्वाइन करें। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ ये मुज़ाकरात कब से शुरू हुए, क्या उनमें स्टेजेस आए, क्या मुतालबात थे पाकिस्तान की जानिब से, उन्हें क्या यकीन दहानियाँ कराई गई, और जो फवाद चौधरी साहब ने आज बड़ी अहम बात की कि TTP के साथ तकरीबन सीज़ फायर जो है 1 महीने का हो चुका है, और हमारी इतलात ये हैं कि इस वक्त तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से भी जो वर्जन सामने आया कि फवाद चौधरी साहब के जवाब में रद्द-ए-अमल में उन्होंने एक अहम इजलास इस वक्त उनका जारी है, क्या उसमें फैसला हुआ, किस किस्म का बयान अभी तक सामने आया। और दूसरी जानिब एक और अहम डेवलपमेंट, और ये मैं अहम इसलिए कह रहा हूँ नाज़रीन के जब अफगानिस्तान में गया 8-9 दिन, तो वहाँ पर हमने जो देखा तो जो सूरत हाल थी वो पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। खुसूसन ऑपरेशनल स्पिल ओवर की बात की जा रही थी, आइडियोलॉजिकल स्पिल ओवर की बात की जा रही थी। फिर हमने देखा कि पिछले तकरीबन जब से अफगान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए अफगानिस्तान में, जब से उन्होंने कंट्रोल संभाला, पाकिस्तान में TTP की जानिब से हमारे जवानों के खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ थी वो बढ़ गई थी, तो तशवीशनाक सूरत हाल थी। ऐसे में इस डेवलपमेंट का सामने आना इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। लेकिन साथ ही अफगान तालिबान से मंसूब ये बयान भी, बल्कि एम्बेसडर जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हैं मंसूर साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात की और उन्होंने ये कहा कि अफगान तालिबान ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई है कि अगर TTP ये मुज़ाकरात किसी नतीजा खैर साबित नहीं हुए और पाकिस्तान में वो फिर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। अफगानिस्तान में 2 मेरे साथ ऐसे सहाफ़ी हैं, खुसूसन ताहिर खान साहब जिन्हें अफगानिस्तान के मामलात पर अथॉरिटी समझा जाता है, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं। इफ्तिखार फिरदौस जो कि TTP के साथ ये जो मुज़ाकरात हैं, बैकग्राउंड मीटिंग्स की बात हो या उसके अलावा बाकी TTP के साथ उनके जो भी जितने अरसे से वो उसको कवर कर रहे हैं, इफ्तिखार फिरदौस ने भी हमें पेशावर से ज्वाइन किया है। ताहिर खान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, कितनी अहम डेवलपमेंट है, खुसूसन आप भी मेरे साथ अफगानिस्तान में थे और बड़ा एक स्पिल ओवर का और उसका खतरा था, क्या इसे क्या समझा जाए, व्हाई डू वी थिंक इट्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में अहम तो इसीलिए पेशरफ्त है कि पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के एक आला वज़ीर ने, एक अहम वज़ीर ने, वज़ीर इत्तलाआत ने, जो हुकूमत का तर्जुमान भी होता है, उन्होंने खुद अब तस्लीम किया है कि जंग बंदी पे इत्तेफाक हुआ है, जो कि डॉन अखबार के रिपोर्ट के चंद दिन बाद आई। तो इसको मैं इसलिए पेशरफ्त कहूँगा कि एक जंग बंदी जब होती है, जब एक मुसल्लह एक यहाँ पे मुज़ाहिमत थी और TTP माजी की निस्बत ज़रा मजबूत भी हुई है और अफगानिस्तान में TTP हमेशा पाकिस्तान के लिए चैलेंज भी रही है, तो अगर वो जंग बंदी पे, लेकिन अब एक चीज़ अहम जो होनी है, आपने जिक्र भी किया कि तालिबान कलअदम तहरीक तालिबान का इजलास जारी है, उनका रद्द-ए-अमल अहम होगा। तो एक साइड से तो ये आ गया है जो कि बहुत अहम है। अब इंतज़ार है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का
कि उनका क्या मौक़िफ़ आता है, लेकिन जब आपने जिक्र किया उसके रद्द-ए-अमल का जो उन्होंने बयान जारी किया है, लेकिन उन्होंने तरदीद नहीं की अभी तक वज़ीर इत्तलाआत के बयान की। तो मेरे ख़्याल में अब देखना है कि रद्द-ए-अमल किया था, लेकिन बिल्कुल एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जो जंग शुरू है और हालिया हफ्तों में उनमें शिद्दत में इजाफा भी हुआ है, हमले ज़्यादा हुए हैं, खासकर वज़ीरिस्तान में, जनूबी और शुमाली दोनों में, तो शुमाली खासकर। तो अभी देखते हैं कि तालिबान का क्या रद्द-ए-अमल, लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर इत्तलाआत का बयान बहुत अहम डेवलपमेंट है, पेशरफ्त है। अहम डेवलपमेंट है। नाज़रीन, ताहिर खान साहब डॉन की जिस खबर का जिक्र कर रहे हैं, वो डॉन केपी के रेजिडेंट एडिटर इस्माइल खान साहब 4-5 दिन पहले ये स्टोरी ब्रेक कर चुके थे, उसी खबर का जिक्र कर रहे हैं। और इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद हैं और पिछले 2-3 दिनों से वो भी जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो तकरीबन ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इस हवाले से हमें दे रहे थे। इफ्तिखार, क्या आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, और खुसूसन जो फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि सीज फायर 1 महीने का हो चुका है, जो कि एक्सटेंडेबल है, कितनी अहम डेवलपमेंट है, और उससे भी अहम के टीटीपी कब तक इस पर अपना रद्द अमल दे सकती है? देखें आदिल, एक इम्पॉर्टेंट बात तो आपको ताहिर खान साहब ने वो बता दी कि ये काफ़ी अरसे दराज से ये जो है वो। इफ्तिखार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आई थिंक कोई जी बिल्कुल इफ्तिखार, आप बोलिए। जी आदिल, जैसे आपने अभी पहले कहा कि मुज़ाकरात चंद वक्त से जो है वो जारी हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये पिछले दिसंबर से जो है इन बातों का आगाज़ जो है वो हो चुका था। इसमें इनडायरेक्ट रवाबित तो काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन इस महीने तकरीबन 3 ऐसी मुलाकातें थीं, जिसमें एक मुलाकात जो है वो 2 घंटे तक रही, दूसरी 24 घंटे तक, और तीसरी जो सबसे अहम मुलाकात थी जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भी जो है आला क़यादत जो है वो मौजूद थी, और टीटीपी की भी जो आला क़यादत है। और वो इसलिए उनकी ये डिमांड ये थी कि कोई ऐसे लोग सामने आएँ ताकि इस बात की सीरियसनेस का अंदाज़ा हो कि हुकूमत जो है वो इस बार मुज़ाकरात में वो सीरियस हैं। जो इसमें बाकी जो बातें सामने अभी तक आई हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आदिल ये है कि जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पाकिस्तान के आईन के मुताबिक ये सारी बातें जो है वो होंगी। अब कौन सा ऐसा लाएअमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा कि उनके स्टेट जो है के खिलाफ जो भी उन्होंने अहकामात जो है वो किए हैं, और जो बम धमाके और ख़ुदकुश हमले जो हुए हैं वो स्टेट तो माफ़ कर सकती हैं, लेकिन जो पर्सनल लोगों के लॉसेस हुए हैं उनका जो है वो क्या बनेगा। इस हवाले से जो है वो एक बात जो है वो हो रही है कि इन मुलाकातों का जो 1 साल का दौरानिया था जो टीटीपी के साथ हुई, उनका जो कोवर्ट यानी जो छुपा हुआ पहलू था वो तो हल हो गया, लेकिन अभी जो उसका ओवर्ट प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट की ब्रीफिंग से उसका आगाज़ हो गया है, और कुछ ऐसे कवानीन भी जो है वो लाए जाएंगे जो इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो आगे उसका एक जो है तरीक़ाकार, एक पूरा फ्रेमवर्क वो सामने लाएगा, जिसमें इम्यूनिटीज़ भी हैं, जिसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी हैं, और जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कंसेंसस उनको पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बिल्ड करना होगा, उसको उनको पार्लियामेंट से जो है गुजारने के लिए। ठीक है। ताहिर खान साहब, इफ्तिखार ने यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन दी। तकरीबन 1 साल से राब्ते भी थे और ये मुज़ाकरात जा रहे थे। इसका मतलब ये कि अफगान तालिबान के काबुल पर, अफगानिस्तान पर कंट्रोल से पहले ही ये मामलात का आगाज़ हो गया था। लेकिन कितने होपफुल हैं आप कि ये मामला इसी तरह, देखें रेजिस्टेंस तो है ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी, जिस किस्म की उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड भी लेना पड़ेगा, लेकिन कितना होपफुल होना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये मुज़ाकरात करिए पाकिस्तानी हुकूमत को कि ये मामला आगे की तरफ जाएगा और रिवर्स नहीं होगा? मेरी नज़र में अगर ये जो जंगबंदी का जिक्र किया है हुकूमती वजीर ने, तो ये एक मेरी नज़र में एक बड़ा बहुत मजबूत एक बुनियाद है, फाउंडेशन है आगे बढ़ने की। और 1 माह का अगर जिक्र किया है वजीर ने तो ये अहम है। अब मैं जब दोबारा कहूँगा कि अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि तहरीक तालिबान कलदम की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक साइड से ऐलान हुआ है तो दूसरी जानिब से भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उसी तरह के, क्योंकि पेशरफ्त होने के बाद ये ऐलान हुआ है। हुकूमत के लिए अक्सर मुश्किल होता है इस तरह का ऐलान करना। तो ये दूसरी बात, अफगान तालिबान का बार बार जिक्र है। मेरे ख्याल में अफगान तालिबान पे भी एक दबाव था कि वो, और फिर जो सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम आ रहा है, मेरी जो मालूमात है थोड़ी सी उन पे अपने लोगों ने तनकीद भी की है इस हवाले से, लेकिन मेरे ख्याल में उनका रोल बड़ा अहम रहा है, उनका रोल बहुत अहम है।
और जो मेरी और मालूमात है कि मुल्ला हसन जो कि तालिबान हुकूमत के सरबराह है, उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में कहा था कि अगर पाकिस्तानी तालिबान इसी तरह अपने हमले जारी रखेंगे जिस तरह आपने जिक्र किया सफ़ीर साहब का, तो ये मुल्ला हसन ने कहा था इजलास में कि वो फिर एक्शन लेंगे। तो मेरे ख्याल में और उनका वो भी है, जो दोहा का मुआहिदा है उस बुनियाद पे भी तालिबान की जो गारंटी है, तो गारंटी में सब शामिल है, उसमें अलकायदा भी है कि सब के किसी को भी नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन पाकिस्तान का मामला थोड़ा सा अलग है। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल वाजे भी किया था, जब आईएसआई के चीफ भी गए थे वहां, जब यही इशू था, उस वक्त तालिबान की हुकूमत नहीं बनी थी लेकिन तालिबान काबुल में मौजूद थे, तो उन पे भी एक दबाव था कि इस मसले के हल में वो हल करे, क्योंकि पाकिस्तान का बिल्कुल एक बहुत एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं होगा अगर इस तरह के हमले जारी रहे। ठीक है, इफ्तिखार ये बताएगा कि देखिए टीटीपी में भी डिफरेंट स्प्लिंटर ग्रुप्स मौजूद हैं, हमें पता है 2 दर्जन से ज्यादा, कोई औरकजई से है, कोई कुरम से है, सेंट्रल पंजाब से है, लश्कर जंगवी भी है, सारा एक बन के एक टीटीपी है। तो ये कौन सी टीटीपी मुज़ाकरात कर रही है, या ये कहना कि जी इस दफा तकरीबन सारी टीटीपी जो है हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है? आदिल, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जिस एलामिये का हम इंतज़ार जो है वो कर रहे थे तहरीक तालिबान की तरफ से, वो जो है वो आ चुका है, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात की तैयारी के लिए जो है अपनी हामी जो है वो भरी है, और वो बहुत क्लियरली उन्होंने उन नुकात का भी जिक्र किया के मुताबिक जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आगे जो है वो आ रही हैं। तो इससे तो एक बात जो है वो क्लियर हो गई कि उन्होंने मुज़ाकरात का जो है वो डिनाइल नहीं किया, बल्कि अगर मैं उसके हवाले से ये यहाँ पर नाज़रीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इफ्तिखार फिरदौस अभी बता रहे हैं कि जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, 1 महीने का सीज़ फायर हो चुका है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी उसकी डिनाइल नहीं की और उनका जो रद्द-ए-अमल आ गया। जी इफ्तिखार फिरदौस, ओवर टू यू। सॉरी। तो वो जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट में जो अपनी बात लिखी है, मैं आपको उसका कुछ हिस्सा जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऐसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है जिससे मुल्क में देर पा अमन कायम हो सके और हमारे पाकिस्तानियों को एक तरफ अमन की बहारें मुयसर हों और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुसूल का मकसद भी हासिल हो। बाकी उसमें डिटेल उन्होंने जो है वो फरीकैन के हवाले से और प्रिजनर्स के हवाले से जो है बाकी डिटेल जो है वो दी हैं, जो बाद में आके जो है उस पर जो है वो बात होगी। लेकिन एक तो बात जो है वो क्लियर हो गई है कि उन्होंने मुज़ाकरात की जो है वो तस्दीक भी की है और आगे बढ़ने की जो है उसे एक ख्वाहिश भी जाहिर की है कि अगर ये बामानी मुज़ाकरात हों तो हम उससे जो है वो आगे वो जाएंगे। रही बात आपकी आदिल के किन तालिबान फैक्शन से जो है ये बात हो रही थी, तो जो मेरे ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो आखिरी मुलाकात जो खोस्त में जो है वो हुई थी, उनकी 14 मेंबर्स की एक जो तालिबान की कमेटी है, उनको मुफ्ती नूर वली जो है वो लीड कर रहे थे, और उसमें जो उमर खालिद खुरासानी मोमन के, उसमें मौलवी फ़कीर, उसमें मुफ्ती गुफरान जो है वो तहरीक तालिबान जो दरादम खेल गीदड़ ग्रुप जिसको कहते हैं उनके थे, उसमें स्वात के डॉक्टर हामिद, उसमें पेशावर से ही ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती ज़रार और इस किस्म के बाकी जो इनके जो कमांडर्स हैं उन सब की जो है वो मौजूदगी थी और उन सब के सामने जो है इन मुज़ाकरात की जो है वो बात हुई थी। लिहाजा ये कोई ऐसी छुपी हुई फोरम पर नहीं थी, बल्कि जितने भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं वो सब के सब इस मीटिंग में जो है मौजूद थे। उसमें कुछ खदशात का जो है वो इजहार किया गया था, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि सारी तहरीक जो है वो एक ही पेज पर है। इसका मतलब ये कि मुज़ाकरात की जो बात अभी तक पिछले दिसंबर से शुरू थी वो बामानी भी थे और उसके मकासद भी सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, ताहिर खान साहब, टीटीपी का बाकायदा रद्द-ए-अमल जरा इफ्तिखार फिरदौस ने अभी तकरीबन ब्रेक ही कर दिया हमारे प्रोग्राम में, आपके पास भी वो आ चुका होगा, उन्होंने तस्दीक कर दी है मुज़ाकरात की। क्या अब कैसे देख रहे हैं, अब आपका तजिया आगे की सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? तालिबान ने न सिर्फ मुज़ाकरात की तस्दीक की है, बल्कि जो मुज़ाकरात के अहम नुकात के हवाले से जो उनका बयान है जो मेरे सामने है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने जंगबंदी की भी तस्दीक की है। और दूसरा जो नुक्ता है मैं आपको वो सुनाता हूँ, दूसरा नुक्ता है, फरीकैन की तरफ से 1 माह यानी 9 नवंबर से 9 दिसंबर तक फायर बंदी होगी, जिसमें फरीकैन की रजामंदी से मजीद तोसी भी की जाएगी। तो अब हुकूमत के ऐलान के बाद अब तहरीक तालिबान कलदम ने बाज़ाब्ता तौर पे जंग बंदी की तस्दीक की है और 9 नवंबर से यानी अभी 9 नवंबर से
9 दिसंबर तक जंग बंदी होगी। तो ये तो उन्होंने अब कह दिया। मेरे ख्याल में ये अब वो जो एक कंफ्यूजन थी तहरीक तालिबान कलदम का किया रद्द-ए-अमल आएगा, तो अब उनका रद्द-ए-अमल आ भी गया है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा, ये इफ्तिखार, अब इसका मतलब ये कि कल से तकरीबन 9 नवंबर कल से है, कल से 1 महीने की जंगबंदी होगी। अब आपके पास कुछ ऑफ द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है, वो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड ही रखें, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड आप हमें क्या बता सकते हैं कि क्या आगे चलकर क्या ऐसी शराइत हैं जिस पर थोड़ा बहुत जो है वो मामलात फंस सकते हैं दोनों फरीकैन के? देखिए आदिल, मैंने आपको कहा कि एक क्योंकि एक कानून के मुताबिक और पाकिस्तान एक मुल्क है जिसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे एक डिमांड वो टीटीपी की जो है वो आज़ादी है उन लोगों की जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कैद में है इस टाइम पर, जिसमें 2 बड़े नाम भी जो है वो सामने आए हैं, जिसमें एक मुस्लिम खान का नाम है, दूसरा महमूद खान का नाम है। इसके अलावा भी उन्होंने तकरीबन 100 बंदे खैर सगाली के तौर पर जो है वो अपनी डिमांड में सामने जो है वो रखे हैं। अब उनकी रिलीज और बाकी जो है फ्रेमवर्क का मैंने आपसे जो है वो बात की, क्योंकि जब हम मुज़ाकिरात की बात करते हैं तो सीज बंद यानी फायर की जो सीज फायर है वो बेसिकली प्री निगोशिएशन का एक स्टेप है कि अब आप निगोशिएशन के लिए बैठेंगे जब फायरबंदी होगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों फरीकैन की तरफ से फायरबंदी होगी। अब इन अहम नुकात पर जो है वो बात जो है वो आगे हो जाएगी, और जिसके लिए कानूनी माहिरीन और ऑब्वियसली पॉलिटिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। अगर ऐसे डिसीजंस जो है वो लेने हैं तो हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले अगर इस निगोशिएशंस को कामयाब जो है वो करने हैं तो पॉलिटिकल एक कंसेंसस की जो है वो ज़रूरत होगी। और वो तो आज के जो आपका अगला सेगमेंट है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी गई, उसकी रुदात से ही पता लगेगा कि इस बारे में कंसेंसस जो है कितना है। ठीक है ताहिर खान साहब, कंसेंसस जो है अब टीटीपी का जो एक मुश्किल फ्रंट था, जिसका हम बार बार जब हमने प्रोग्राम का आगाज किया और टीटीपी का रद्द-ए-अमल नहीं आया था, बार बार हम सारे कह रहे थे कि अहम ये होगा कि अब टीटीपी क्या रद्द-ए-अमल देगी। वो रद्द-ए-अमल हमारे पास सामने आ चुका है, लेकिन जिस तरह इफ्तिखार फिरदौस ने यह कहा कि पॉलिटिकल कंसेंसस विद इन द पाकिस्तान, आज हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने खुलकर यह कहा कि सदर और वजीर आजम कौन होते हैं टीटीपी से मुज़ाकरात करने वाले, ये इख्तियार जो है पार्लियामेंट का है, डिबेट कराएं। कितना आसान होगा तहरीक इंसाफ के लिए और कितना अहम है पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करना इस मामले पर? माजी में जब भी इसी तरह का इशू सामने आया है तो तमाम मुल्क की बावजूद इख्तिलाफात के उन्होंने साथ दिया है। आज जिस तरह आपने जिक्र भी किया, वज़ीर आज़म इमरान खान को होना चाहिए था, बहुत अहम इजलास था, और इसमें वज़ीर आज़म का ना होना जो कि माजी में जो कश्मीर का भी हुआ था अगस्त 2019 में, उसमें भी नहीं थे, जो इजलास हुआ था मेरे ख्याल में होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल, और ये बिल्कुल दुरुस्त सोच है, इफ्तिखार ने बिल्कुल सही कहा है कि ये बहुत अहम मामला है। बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, खासकर पीटीआई की हुकूमत की, कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आई लेकिन पार्लियामेंट में बिल्कुल भी बहस नहीं हुई। आज बहुत बड़ा अहम बड़ी अहम पेशरफ्त है, लेकिन पार्लियामेंट का इजलास था लेकिन ये मौजू उसमें नहीं आया। तो लिहाजा इस पे पार्लियामेंट का इजलास भी होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इतने अहम मौजू पे तमाम पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, एक पॉलिसी सामने नजर नहीं आती, तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की और खासकर पीटीआई की सियासत की। इमरान खान साहब को दिल जरा बड़ा इसलिए करना पड़ेगा कि ये मुल्क का सवाल है। और मेरे एक और अहम सवाल, जो मसलन पेशावर स्कूल के लोग हैं, अभी दिसंबर में और अभी मुझे उसका एतजाज अहसन जो है, जो बच्चा शहीद हुआ था हंगू में, उसके भाई का भी ये मैसेज आया हुआ है। अब लोगों में तशवीश भी है जिनको नुकसान हुआ है, और वो नुकसान उनका सिर्फ नहीं था, वो आपका भी था, वो मेरा भी था। अगर पेशावर स्कूल में बच्चा मरा है तो वो उनके तो बच्चे थे, लेकिन वो हमारे भी बच्चे थे। तो उनको भी एतमाद में लेना, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है और लोग फिर समझते हैं। अगर आप उसको तशरीह करें, आप उनको बताएं कि ये मजबूरी है पाकिस्तान की रियासत की, और मेरे ख्याल में लोग तस्लीम भी करेंगे। लेकिन आप लोगों को तो एतमाद में ले, आप पार्लियामेंट को एतमाद में ले, आप पार्लियामेंट में बताएं, आप बहस करें, आप एक पॉलिसी का ऐलान करें। और ये मेरे एन कैमरा इजलास जो आज हुआ है ना कमेटी का, मेरी नजर में ये भी गलत है। आप अवाम को बता दें, आप छुपाए नहीं। अब अगर जंगबंदी भी हो गई अच्छी बात है, होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों को तो बताएं कि असल में हुआ क्या है। ठीक, चलें। ताहिर खान साहब, इफ्तिखार फिरदौस साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बट बहुत ही अहम डेवलपमेंट है खित्ते के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन चंद सवालात यहाँ पे हम रेज करना चाहेंगे। एक तो ये कि क्या
वो लोग जो सफ़र हुए, शोधा के ख़ानदान, APS के वो बच्चे, जो जिस तरह ताहिर खान साहब ने कहा कि मैसेजेस आना शुरू हो गए कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों को मारा आप उनके साथ सीज़ फायर कैसे कर सकते हैं। तो वक्त इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल कंसेंसस का नहीं है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो फौजी जवान ऑफिसर शहीद हुए हैं, उनके ख़ानदानों को एतमाद में लिया जाए, उनके साथ बैठकर उन्हें कंफर्ट दिया जाए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। और ख़ुसूसन जो 60-70 हज़ार आम लोग शहीद हुए, आम पाकिस्तानी, 250-300 लोग, आज भी याद है किस्सा खानी के एक ब्लास्ट में TTP ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। अमन हम सबको चाहिए, लेकिन इन सवालात का जवाब भी देना पड़ेगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब से पूछेंगे आज की कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग में क्या हुआ हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ आइन के तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात में उन इलाकों के मुतासिर अफराद को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये वो बाकायदा तस्दीक जो आज पहली बार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सामने आई है, और ये भी कि पाकिस्तान TTP से मुज़ाकरात कर, और एक सीज़ फायर भी हो चुका है फवाद चौधरी के बकौल 1 महीने का। गो इस मुतालिक गुज़श्ता कई रोज़ से खबरें गर्म थी और इस हालिया पेशरफ्त को अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त का पेशखेमा करार दिया जा रहा है। इस बहस का आगाज़ खुद इमरान खान ने 1 अक्टूबर को वर्ल्ड को अपने एक इंटरव्यू में कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी बाकायदा तौर पर इन मुज़ाकरात के शुरू होने और दोनों फरीकैन की जानिब से सामने रखी जाने वाली शराइत और मामलात से मुतालिक कुछ वाज़े नहीं था, जिसके बाद आज कौमी सलामती कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ। बाकायदा तौर पर इन मुज़ाकरात के आगाज़ के हवाले से अब तस्दीक सामने आ चुकी है। इजलास के एलामिया के मुताबिक ब्रीफिंग में अस्करी क़यादत की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि अफगानिस्तान में इंसानी और माशी बुहरान जन्म ना ले। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मुसलसल राब्ते में, और यकीन यह दिलाया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने का क्रेडिट यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को जाता है, जिन्होंने वहां इंडिया के किरदार को ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि अब ये यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी ताकत पाकिस्तान को वहां से गैर मुस्तहकम ना कर पाए। इस इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और कलअदम TTP में जो मुकम्मल सीज़ फायर है वो हो चुका है 1 महीने पर, और उस पर इत्तेफाक हो चुका है। इन मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीके तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। जाहिर है कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। इस पेशरफ्त पर अपोजिशन की जानिब से सख्त मौक़िफ़ सामने आया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जो कि खुद कौमी सलामती के इजलास में शरीक थे, उनके बकौल TTP से मुज़ाकरात पर हुकूमत ने ना तो एतमाद में लिया ना कोई इत्तेफाक़ी राय है। सदर और वज़ीर आज़म कौन होते हैं जो अपने तौर पर मुज़ाकरात करते हैं? इन लोगों ने हमारे फौजियों, APS में हमारे बच्चों और दीगर शहरियों और कौमी क़यादत को शहीद किया। दूसरी जानिब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से अभी भी बहुत से मामलात हैं जो हल तलब हैं और इंतहाई संजीदा भी। 2 रोज़ पहले रॉयटर्स में शाया खबर में यह इंकशाफ हुआ कि तालिबान ने पाकिस्तान हुकूमत से अपनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया और अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ में मौजूद TTP के 2 जंगजुओं ने इन मुज़ाकरात को लेकर फौरी जो है वो कोई हल पर के बारे में तो कोई ज़्यादा तबसरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये तस्दीक ज़रूर की कि TTP के कैदियों की रिहाई से मुतालिक शर्त पाकिस्तान के सामने रखने की तस्दीक उन्होंने की। दूसरी जानिब जर्नलिस्ट इफ्तिखार फिरदौस के मुताबिक पाकिस्तान और TTP के दरमियान मुज़ाकरात के 3 अदवार हो चुके हैं। अफगान तालिबान की जानिब से हक्कानी ग्रुप के सरबराह सिराजुद्दीन हक्कानी इन मुज़ाकरात के लिए रस्ते हमवार कर रहे हैं और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को यह बताया कि अफगान तालिबान ने इन मुज़ाकरात में साथ ना देने वाले TTP के धड़ों के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी भी करवाई है। और अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने फवाद चौधरी की जानिब से जब ये तस्दीक सामने आ चुकी है कि उनके साथ एक मुआहिदा तय पा चुका है TTP के साथ सीज़ फायर का 1 महीने के लिए, उनका भी शूरा का इजलास है जिसके बाद बाकायदा रद्द-ए-अमल भी
दे दिया जाएगा। क्या रियासत पाकिस्तान इन मुज़ाकरात से मुतालिक अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करेगी, तफसीली गुफ्तगू करेंगे कौमी सलामती कमेटी के आज के इजलास में शरीक सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब से। काकड़ साहब, बड़ा अहम आज इजलास हुआ। फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी है कि बात काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, 1 महीने का सीज़ फायर भी हो चुका है। ये बताइएगा कि TTP के साथ मुज़ाकरात जिस स्टेज पर तक पहुंच चुके हैं, आज की ब्रीफिंग के बाद क्या आप समझते हैं कि वो कामयाबी से आगे की तरफ बढ़ेंगे या मामला रिवर्स भी हो सकता है? देखिए, इसमें जो सबसे पहला नुक्ता मुझे या मेरे साथ के चंद और दोस्त थे उनको भी समझ आइए कि पिछले 2 दिहाइयों से जो मसला रियासत को या माशरे को सामने आया है कि यहाँ पे चंद पुरतशद्दुद गिरोह हैं और वो उन्होंने अनलीश किया वायलेंस को पूरे स्टेट पे, पूरी सोसाइटी पे। क्या ये जंग परपेचुअल अंदाज में चलती रहनी चाहिए या इसमें गुफ्त शनीद कभी नेगोशिएशन का कोई आइडिया फ्लोट किया जा सकता है? तो 2 गिरोह सामने आ रहे थे। एक वो गिरोह था जो कि बिल्कुल काइनेटिक्स पे और मिलिट्री माइट पे और कुव्वत पे यकीन रखता है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, जो लोग वायलेंस करते हैं उनको उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ एक और गिरोह है जो कि ये समझता है कि नहीं, ये अप्रोच नाकाबिल अमल है, ये कामयाब नहीं होगी और इनके साथ गुफ्त शनीद की जाए। अब भूलते हुए इस नुक्ते को कि रियासत के पास ये दोनों टूल्स होते हैं, टूल ऑफ फोर्स एप्लीकेशन उसकी और टूल ऑफ नेगोशिएशन। सोशल ऑर्डर या जो कायम करना है अमन, वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो किसी तौर से इस जिम्मेदारी को सरेंडर नहीं कर सकती। और जो फ्रेमवर्क आज हमें भी समझ में आया वो यही था कि आइन के अंदर, जब आइन की हम बात करते हैं उसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की टेरिटरी है इस पर एक लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की, सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और वो एक हुकूमत जो अमूमन इलेक्टेड है, पाकिस्तान के सियासी तारीख में एट टाइम्स नॉन इलेक्टेड भी रही हैं, लेकिन जो भी हुकूमत वक्त है वो रियासत के बेहस्ट पे वो जिम्मेदारियां संभालेगी। ये किसी और ग्रोह के साथ शेयर नहीं की जा सकती। ठीक, चलें काकड़ साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ये बड़ा अहम टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है पाकिस्तान के सलामती के लिहाज से भी। तो सेनेटर काकड़ साहब से गुफ्तगू ब्रेक के बाद जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि कौमी सलामती के बड़े अहम इजलास में आज मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। काकड़ साहब, ये बताइएगा, आज भी मौजूदा DG ISI साहब ने ब्रीफिंग दी और जिस तरह हमें पता है 20 नवंबर को नई तैनातियाँ होने वाली हैं, नए DG ISI आएंगे। क्या ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो मुज़ाकरात हैं, अफगानिस्तान के मामलात हैं, आपको क्या तासुर मिला कि ये इसी तरह जारी रहेंगे, इसको इसी तरह लीड किया जाएगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा? के जो इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है इन तमाम इदारों की, उनकी खूबसूरती यही है कि द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। वो कोई भी रिप्लेसमेंट आए वो इक्वल अमंग्स द इक्वल्स की ही रिप्लेसमेंट होती है। उन्होंने अपना एक टेन्योर यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में सर्व किया, कंक्लूड होने जा रहा है, और जो भी नए रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करने वाले ऑफिसर हैं वो उसी प्रोसेस से इस इंस्टीट्यूशन में इस सतह तक पहुँचे हैं, उन्हीं कोर्सेज से गुजरते हुए पहुँचे हैं, उन्हीं एक्सपोजर्स से पहुँचे हैं, उसी तरह के हार्ड एरिया के डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस के साथ गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये इंडिविजुअल स्वाप करना मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशनल चैलेंज में कोई बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। ये रिलेटिवली पाकिस्तान जैसे ममालिक में और अच्छा सेंटर साहब, TTP के साथ ठीक है, मुज़ाकरात में ज़ाहिर है एक बड़ी मजबूत अपोजिशन पाकिस्तान में इस बात की है कि जितने जवान शहीद हुए, हमारे ऑफिसर्स हज़ारों की तादाद में, शोहदाएँ हमारे 70-80 हज़ार के करीब, APS का वाक़या उठा लें, GHQ पर अटैक उठा लें, तो ऐसे में क्या ये सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म और हुकूमत का हक़ है कि वो जाएं और मुज़ाकरात करें उनकी मर्जी? जिस तरह बिलावल की भी स्टेटमेंट आई है आज कि आप कौन होते हैं, पार्लियामेंट तय करेगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है पर्टिकुलरली उन लोगों की जो हमारे
शुहदा हैं, उनके लवाइकीन हैं, जो उनके ख़ानदान हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पेन के साथ ये बात करनी पड़ती है, जो सबसे बड़ा एक दर्द पेनफुल एक्सप्रेशन है इस जंग के हवाले से, वो APS सिम्बॉलिकली है। गर्चे 80,000 अफराद जो कि हर एक अहम है अपने घर वालों के लिए उतना ही, लेकिन जब बच्चों की बात आती है गालिबन वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि किस तरह की चॉइसेस रियासत को एक्सरसाइज करने चाहिए। अब ये तमाम कंसिडरेशंस वहाँ पे थी, हैं और उस थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। इनके साथ ये सवालात पार्लियामेंट के सामने रखे गए कि जब आपका एक इतना ट्रॉमेटिक इमोशनल बैकग्राउंड हो, बिलावल साहब मतलब उनकी पॉलिटिक्स से आप एग्री करें डिसएग्री करें, वो अपनी वालदा खो चुके हैं। अवामी नेशनल पार्टी बड़ी लीडरशिप उनकी खो गई है। फौज में सिपाही के रैंक से लेकर जनरल के रैंक के तक लोगों की शहादतें हुई हैं। पुलिस, अगर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, उसमें सिफत गयूर शहीद जैसे लोग, उसमें मलक साद जैसे लोग शहीद जैसे लोग, उसमें शबाना सिपाही जो थी उन जैसे लोगों का तस्करा ना हो, तो क्या हम इंसाफ कर पाएंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने इस जंग में अपनी जानों से कंट्रीब्यूट किया? कतई नहीं है। इस तमाम के बावजूद जो डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन हिस्ट्री है, क्या परपेचुअल वॉरफेयर विद इन देयर ओन सोसाइटी या एक्सटर्नली आप को यही तारीख सिखाती है कि कहीं ना कहीं जंगों को कंक्लूड होना होगा। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। थर्सडे को इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। साबिक कप्तान आसिफ इकबाल साहब जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़ा नाम, वो हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद और उनसे पूछेंगे कि दोनों में से किसका पड़ला भारी। वेलकम बैक नाज़रीन। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का अब तक का सफर इंतहाई शानदार रहा, तारीखी रहा। टीम ने कई रिकॉर्ड और जो है तोड़े, कई नए रिकॉर्ड बने। 5 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त, अनडिफीटेड। और सबसे पहले सेमीफाइनल का टिकट कटाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने UAE में सबको अपनी परफॉर्मेंस से हैरान कर दिया। सबसे पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने इंडिया को वर्ल्ड कप इवेंट में ना सिर्फ ना हरा पाने की रिवायत को तोड़ा, बल्कि मुड़कर इंडिया की टीम को पीछे देखने का मौका ही नहीं दिया। अब सेमीफाइनल में 11 नवंबर को पाकिस्तान का मुकाबला माइटी ऑस्ट्रेलिया से है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वर्ल्ड कप इवेंट्स के नॉकआउट मराहिल में आमने सामने जो है वो नहीं आई, लेकिन एक मरतबा भी पाकिस्तान टीम जो है वो ये इस नॉकआउट स्टेज में अभी तक नहीं हरा पाई है। इस मरतबा ICC T20 इवेंट में जिस तरह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है, इसी पर परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए ग्रीन शर्ट्स के पास वर्ल्ड कप की रिवायत बदलने और तारीख का एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है। क्या होगा? क्या पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे पाएगा? किसका पड़ला भारी है? पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। आसिफ इकबाल साहब, कुछ दिनों पहले आपसे हमारी प्रोग्राम में बात हुई थी, लेकिन वी आर देयर, हम वो कह रहे थे वी आर ऑलमोस्ट देयर, बट नाउ वी आर देयर। अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेल रहा है, अभी तक नाकाबिले शिकस्त रहा है। कितना तगड़ा मैच होगा? क्या मद्देनजर रखना चाहिए पाकिस्तान को? 2-3 दिन तो हैं, क्या आप टिप्स देंगे पाकिस्तानी टीम को? देखिए आदिल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। ये जो T20 क्रिकेट है, हर मैच, आया आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, आया आप भारत से खेल रहे हो, या आप नमीबिया से खेल रहे हो, वो सारे स्ट्रांग होते हैं। इसलिए कि T20 क्रिकेट जो है इस ऑन द डे वाली बात होती है जी। आप अपनी ही पाकिस्तानी की प्रोग्रेस देखने, आप हमने टूर्नामेंट का जो फेवरेट टीम थी उसको हमने 10 विकेटों से कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया, कॉम्प्रिहेंसिवली, और कोई टीम इंडिया को इस तरह से नहीं हराई। वेयर एज हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, आई थिंक विद एन ओवर टू स्पेयर जस्ट मैनेज्ड टू विन। सो दैट शोज कि जो T20 क्रिकेट है इसमें नोबडी गोज इन एज ए फेवरेट। और इंडिया को भी जो फेवरेट बनाए थे वो मीडिया ने बनाया था। आई डोंट थिंक इंडियन टीम वो समझ रही थी कि वो फेवरेट हैं। उनको पता है, खिलाड़ियों को पता है कि व्हाट टाइप ऑफ T20 गेम इट इज। सो बेस्ड ऑन
recent performances, पाकिस्तान वाहिद टीम है जो unbeaten throughout the tournament रही है. And बेशक they have played some outstanding cricket. और जो अच्छी बातें हुई हैं उसमें ये है कि we were not just dependent like we saw in the very last match जो हम कल जीते हैं. ओपनर सिर्फ बाबर और रिजवान पर डिपेंडेंट नहीं थे. हालांकि बाबर आई थिंक he has scored 15 every match he has played in this World Cup tournament. लेकिन शेब मलिक also chipped in और अपने हफीज जो है हफीज अच्छा खेला है बिल्कुल. सो T20 क्रिकेट में आप बेशक कम रन बनाएं लेकिन जल्दी बनाएं. और अगर आप कंट्रीब्यूट करते जाएं से 15 बॉल की गेंद में अगर आप 30 रन बना के बेशक आउट हो जाते हैं लेकिन दूसरा जो खिलाड़ी आता है वो भी इसी 15-20 में 30-40 कर जाता है तो दैट्स ए ह्यूज बोनस. और इस तरह से आप फिर सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर कर सकते हैं बाय पुटिंग ऑन ए बिग टारगेट. ऑस्ट्रेलिया की टीम एज वी हैव सीन शुरू में शायद अच्छा नहीं खेले लेकिन देन दे स्टार्टेड पिकिंग अप एंड नाउ आई थिंक दे आर आल्सो in a very good state of mind as well as a good form too. It's going to be a tough match. ये बिल्कुल ना मैं कहूँगा and I don't think कोई और कहेगा कि that any one team either whether it's Australia or Pakistan favorite जा रही है to win this match. As a Pakistani former cricketer, of course we would love Pakistan to win. और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ना सिर्फ कल का मैच भी जीते बट पूरा टूर्नामेंट अनबीटन अगर जीते हैं तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहेगा कि दैट वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. हम जो इस वर्ल्ड कप में गए सिर्फ एक मैच जीतने नहीं गए थे वो था भारत के खिलाफ. हम वर्ल्ड कप में गए टू विन द वर्ल्ड कप. एब्सोल्युटली. बेशक अगर हम भारत से हार भी जाते लेकिन वर्ल्ड कप जीते दैट इज व्हाट. अच्छा आसिफ इकबाल साहब मैं तो काफी अरसे से एक दूसरे के साथ एक प्रोफेशनल एक रिलेशन है. अक्सर आपको इंटरव्यूज हम करते रहते हैं आपके. आपकी एक लाइन होती है कि जी T20 में कोई फेवरेट नहीं, ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा वो खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया का अब तक का जो रिकॉर्ड है नॉकआउट में हमारे खिलाफ बड़ा शानदार रहा है. अब आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इसको ये जो तारीख बनी हुई है उसको चेंज कर पाएगा? देखें सबसे पहले तो है कि पाकिस्तान टीम T20 के वर्ल्ड कप में जीती हुई है. वी हैव वन वर्ल्ड कप और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह जीती हुई है T20 वर्ल्ड कप. लेकिन खामियां तो बड़ा मुश्किल है T20 में किसी का, खास तौर पर बैटिंग के बारे में बताना, इसलिए कि हर खिलाड़ी जो बैट्समैन होता है उसको ऑलमोस्ट एवरी बॉल पे रन बनाना पड़ता और यहाँ कोई टेक्निक का सवाल नहीं है. T20 क्रिकेट में आपको ये देखना है कि वेदर और नॉट यू आर, या आप छक्का मार रहे हो या चौका मार रहे हो या इवन सिंगल, हर बॉल में आपको लेना पड़ता. इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द दूसरा बैट्समैन जो आपके साथ खेलता है, जो रनिंग इन बिटवीन करता है, और साथ साथ चौके और छक्कों की जो बारिशें हम देखते हैं. अच्छा आसिफ इकबाल साहब, इस वक्त देखिए पाकिस्तान में भी एक हाइप बन गई है हर चैनल पे. जिस तरह साउथ एशियन टीम्स क्रिकेट की जब बात आती है, इंडिया में भी एक हाइप क्रिएट हो जाती है. और स्पेशली अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है तो एक जिधर भी देखें वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनेगा. इसका क्या कोई नफसियाती तौर पर टीम पर भी दबाव था? क्योंकि ऑब्वियसली दे आर इन टच विद द फैमिली और वो भी कहेंगे जी आपने जीत के आना है. तो क्या इससे टीम का मोराल बूस्ट होता है या एक प्रेशर भी इसके साथ अटैच होता है? नहीं, ये प्रेशर नहीं पड़ता, ये इंस्पायर्ड होते हैं खिलाड़ियां. अगर उनसे एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, हर कोई कह रहा है कि दैट यू नो जीत के ही आना है. ये जीत के ही आना जो है उसको चेंज करके हमें ये कहना चाहिए कि अच्छा खेल रहे हैं, अभी तक बहुत अच्छा खेले और हमें यकीनन उम्मीद है कि खेल को कंटिन्यू करते हुए हम जीतेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे. लेकिन ये जो बात के हम तो जरूर जीतेंगे, हमने इनकी धूल चटा दी, हमने इनको छक्के छुड़ा दिए, ये बातें जेब नहीं देती क्रिकेट प्रोग्राम्स में, और खास तौर पे क्रिकेटर्स के मुंह से ऐसी बातें निकलना. I honestly believe कि ये जो आप जो सवाल किए थे रिगार्डिंग प्रेशर खिलाड़ियों पर पड़ता, फैमिलीज पर पड़ता, I don't think खिलाड़ियों पर प्रेशर पड़ता. I think खिलाड़ियों gets inspired by the fact that so much is expected of them, and then so many people are following them, they are watching them, and that gives an inspiration जिसकी वजह से वो अच्छा करना चाहते हैं. Although to be fair and honest, विद और विदाउट ये जो टेलीविजन प्रोग्राम्स होते हैं या जो पब्लिक का एक प्रेशर जो यूजुअली मीडिया से ही आता है मोर देन एनीथिंग एल्स, वो खिलाड़ियों तक पहुंचता नहीं है. वो इसलिए नहीं पहुंचता कि दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग जिस मकसद के लिए गए हैं.
वो गए खेलने के लिए, और खेलने के लिए इसलिए गए कि दे वांट टू विन द वर्ल्ड कप। तो I slightly disagree with you. I think प्रेशर नहीं पड़ता, बल्कि instead of that I would say कि खिलाड़ी अच्छा आसिफ साहब, आखिर में प्योर ठीक है, प्योर क्रिकेटिंग क्वेश्चन के इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग जबरदस्त रही, लेकिन अगर बैटिंग कोच की बात की जाए, हाल ही में उन्हें अपॉइंट किया मैथ्यू फेडन, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, हमारा सेमीफाइनल जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से है। ओवर टू यू नाउ। सबसे अच्छी बात जो इस टूर्नामेंट में हमने देखी है ना, यकीनन पाकिस्तान has been fortunate जिस तरह से हमें स्टार्ट मिल रहा है। इन लिटरली एवरी मैच वी गॉट अ स्टार्ट। बाबर और रिजवान ने जिस तरह से खेला है और जिस तरह से स्टार्ट दिया है, लेकिन जो अच्छी बात है, जहाँ स्टार्ट नहीं मिला है वहाँ आपका मिडिल ऑर्डर, जिसमें आप खुद भी नाम लिए हफीज का और शुएब मलिक का, और फिर जो बिग हिटर हम जिसको कहते हैं, फिनिशर जिसको हम कहते हैं, आसिफ अली, उनका, इन तीनों ने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से टीम की परफॉर्मेंस जो है, बेशक एज आई सेड अर्लियर के ओपनर्स जो है हमारे रिजवान और बाबर, उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट कंट्रीब्यूट करते आए हैं, लेकिन जहां वन ऑफ देम फेल्ड, दूसरों ने किया है कंट्रीब्यूट, जो एक बहुत प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। एंड आई एम श्योर के मैथ्यू हेडन बेशक बहुत अच्छे अपने ज़माने के खिलाड़ी रहे हैं, काफ़ी इंस्पायर भी करे होंगे खिलाड़ियों से बातचीत करके, बट इन द एंड खिलाड़ी होते हैं जो फील्ड पे जाके खेलते हैं, और उनकी कारकर्दगी जो होती है वो दिखाती है कि कितने वो अच्छे हैं, और जो भी इनपुट बैटिंग कोच की तरफ से मिलता है, बॉलिंग कोच या फील्डिंग कोच, उनका जो जिस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑन द फील्ड। चलें, आसिफ इकबाल साहब, थैंक यू सो मच एंड विशिंग ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान फॉर थर्ड बिग गेम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के डेफिनेटली मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाज़त दीजिए।